मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में कल हमने बायट-सावर्ट लॉ से स्टार्ट किया। बायट-सावर्ट लॉ की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं। वी हैव ए स्टेटमेंट, है ना? तो क्या स्टेटमेंट है? किसी भी करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन dB इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। फिर हमने थोड़ा म्यू 0 के बारे में डिस्कस किया, कैसे ये परमिटिविटी और स्पीड ऑफ लाइट के साथ एसोसिएटेड है, एंड वी डिस्कस कि किस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ करंट और डिस्टेंस पे नहीं साइन थीटा पे भी डिपेंड करता है। अलोंग द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। बेटा इस तरह की सिचुएशन से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है ड्यू टू करंट एलिमेंट। तो कभी भी अगर टोटल फाइंड करना होगा तो इंटीग्रेशन से करते हैं, बट उस इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, वो डिपेंड करता है कि जो कंडक्टर है उसकी शेप कैसी है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट करना है। आज हम इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, या ऐसे लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। We will calculate magnetic field intensity at the center of a circular coil. एक सर्कुलर कॉइल लेंगे, ऑफ कोर्स करंट कैरिंग कॉइल, करंट होगी तभी मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। सपोज एक कॉइल है जिसमें करंट फ्लो कर रही है आई, कोई भी डायरेक्शन हम चूज कर लेते हैं, फॉर द टाइम बीइंग में क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहा हूं, और ये एक सर्कुलर कंडक्टर है हमारे पास जिसका रेडियस एज्यूम कर लो आर है, ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं। सो वी हैव करंट आई फ्लोइंग इन ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर। बस ये दो गिवन पैरामीटर्स हैं बेटा, करंट आई is flowing through a circular coil of radius r। ठीक है, आई करंट फ्लो कर रही है एक सर्कुलर कॉइल में से जिस सर्कुलर कॉइल का रेडियस है आर। बेटा जब भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज, आपको एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसीडर करना है। चूज एनीवेयर अक्रॉस द लेंथ। सपोज मैं यहीं पे ले लेता हूं, विल बी इजियर। ये एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया पी क्यू, जिसकी लेंथ है dl, करंट फ्लो कर रही है I और इसकी लेंथ है dl। पहले हम ये देखेंगे कि इस करंट एलिमेंट के कारण यहां सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। ऑफ कोर्स हम ये वाली स्टेटमेंट यूज करेंगे। ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट, ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट, dB is equal to म्यू 0 बाय 4 पाई IDL। देखो ध्यान से, कल जो डायग्राम बनाई थी उसके साथ रिलेट करो। यहाँ हम लेते हैं DL और ये लेते थे हम थीटा। तो यहाँ देखो ये करंट I फ्लो कर रही है, यहाँ से बता दो करंट, तो ये एंगल जो है ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमारा जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो सेंटर है। तो इससे सेंटर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो रेडियस होगा, और इस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट और रेडियस तो परपेंडिकुलर होते हैं,
सो dB आ जाएगा μ0/4 आइडियल sin 90 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। एज इट इज ये स्टेटमेंट लिख दी, सारे पैरामीटर्स वैसे ही लिए हैं। करंट I है, dl तो हमेशा ही हम dl से ही रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एलिमेंट। थीटा यहाँ 90 डिग्री है, r हमने डिस्टेंस r ही लिया। अगर डिस्टेंस a लिया होता तो यहाँ a लिख लेते। साइन 91 होने की वजह से ये जो आपका dB है, इसे आपने लिख लेना है μ0/4 IDL/r²। ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट एलिमेंट, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। अब देखो, अगर टोटल कैलकुलेट करना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O इज B, it is integration of this dB। ठीक है, इसी को इंटीग्रेट करेंगे, B आ जाएगा। अब देखो μ0 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट, I कांस्टेंट, r स्क्वायर भी कांस्टेंट है। बिकॉज देखो, वी हैव चूजन द एलिमेंट टू बी हियर। अगर ये एलिमेंट यहाँ होता तब भी r होता, डिस्टेंस यहाँ होता तब भी r होता। सो μ0/4 I/r², इंटीग्रेशन ऑफ dl। ये dl है, dl की इंटीग्रेशन मतलब ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड कर दो। जब आप ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करोगे, dl की इंटीग्रेशन हो जाएगी 2πr। सो दिस विल बी इक्वल टू μ0/4 I/r² इंटू 2πr। ठीक है, सो यहां से देखो बेटा, ये 2π है, वो 4πr² है, ऊपर 2πr है, तो b क्या बन जाएगा, μ0 I बाय, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 2r। दिस पाई एंड दिस पाई विल बी आउट, 2 2s are 4, ये r और ये r² का एक पावर कैंसिल। विच मीन्स कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में B is inversely proportional to the radius। करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है ही है, जितनी ज्यादा करंट फ्लो करेगी मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग होगा। बट किसी सर्कल के सेंटर में, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस होता है। इसी एक्सप्रेशन को हम तो ऐसे ही लिखेंगे, इसी को यूज करेंगे थ्रू आउट। बट इसके अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता ना, तो यू विल फाइंड दिस लाइक μ0/4 2I/r लिखा होगा। तो कोई डिफरेंस नहीं है मैथमेटिकली, बट सिर्फ ये स्टैंडर्ड नोटेशन ऐसे है, क्योंकि ये μ0/4 है ना हमारा जनरल, तो 2I/r इट विल बिकम 2π, सॉरी μ0I/2r ही बनेगा। ठीक है, बट हम ये वाला यूज करेंगे। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। नाउ डायरेक्शन, आई टोल्ड यू वन थिंग यस्टरडे आल्सो, कि अगर A क्रॉस B C के बराबर है, तो C की जो डायरेक्शन है वो A और B के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। आपको ये तो याद होगा ना कि I क्रॉस J जो है वो K के बराबर होता है। I और J का क्रॉस प्रोडक्ट K के बराबर है। इसका मतलब ये XY प्लेन है, ठीक है, I भी X एक्सिस, J Y एक्सिस, तो ये XY प्लेन हो गया, ये Z एक्सिस है। दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है। यहाँ किसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे थे तो I और DL का। ठीक है, तो वो ये वाला प्लेन हो गया। जैसे आपको ये रिंग दिख रही है, आप ये वाली रिंग एज्यूम कर लो, जैसे ये रिंग एज्यूम कर ली, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग होगी। मींस वेदर इधर इट विल बी आउटसाइड और इट विल बी इनवर्ड। समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस रिंग, प्लेन यही है। अगर ये रिंग ऐसे के बजाय यहाँ होगी, इस तरह से यहाँ आपको दिख रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड या तो आपकी तरफ होगा या मेरी तरफ होगा। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज, ये मैग्नीट्यूड आ गया, इसको छोड़ दीजिए, यही यूज करेंगे हम। द डायरेक्शन ऑफ
magnetic field intensity is perpendicular to the plane of ring and is given by, ये important है बेटा, is given by right hand screw rule. कैसे पता चलती है डायरेक्शन? राइट हैंड स्क्रू रूल. आप ऐसे याद रखो बेटा, आपने अगर बोर्ड पे भी कोई स्क्रू लगाना है, अगर हम उस स्क्रू को क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे, इट विल गो इन. ऐसे याद रखना. अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड होगा, इनवर्ड परपेंडिकुलर. मैं रिप्रेजेंटेशन भी बताऊंगा उसकी. एंड इफ द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज करंट होगी, if the current is anti-clockwise, magnetic field is outward perpendicular. Outward होगी मतलब बाहर की तरफ, but it will be perpendicular to the plane of the ring. ठीक, चलिए आगे. We'll understand it with the help of a diagram. Suppose ये मेरे पास एक सर्कुलर रिंग है, एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट फ्लो कर रही है आई. ठीक, ये जो करंट की डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज. एंड इफ आई रिवर्स द डायरेक्शन, कल हमने देखा करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से जो डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास है वो रिवर्स हो जाती है. तो यहां देखो, अब करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जानी चाहिए. तो इस सिचुएशन में देखिए, इस सिचुएशन में देखो, ये करंट की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्ड. जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड होगी, तो जो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट. इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस, और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है उसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड या तो किसी भी सर्कुलर कॉइल के लिए या तो इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी, वो डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन पे. ठीक है, कुछ पूछना है इसके रिलेटेड तो बोलिए. तो बेटा सिंपली हम ये याद रखेंगे, देखो अगर हमारे पास कोई सर्कुलर कॉइल है, इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मान लीजिए ये सर्कुलर कॉइल है, करंट आई फ्लो कर रही है, रेडियस आर है. सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, सेंटर को हम जनरली ओ से रिप्रेजेंट करेंगे. आई विल राइट बी ओ एट द सेंटर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2r. Now if I take a semicircular loop, if I have a semicircular loop, semicircular coil है अगर मेरे पास, means I take only the half portion of it like this. ठीक है, इस रिंग को कट कर दिया यहां से, करंट यही है. If the radius is r, what is magnetic field at the center of this semicircular loop? It would be half of B0, means B is equal to 1 by 2 म्यू नॉट आई बाय 2r. सो अगर आपके पास कोई सेमी सर्कुलर लूप होगी, ऑफ कोर्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से डायरेक्शन पता चलेगी, म्यू 0 आई बाय 4r. एंड अगर आपके पास कोई 1/4 पोर्शन है किसी सर्कल का, 1/4 सर्कल मींस क्वार्टर सर्कल है लाइक दिस, वो एंगल से पता चल जाता है. देखो एंगल से पता चल जाता है ये 1/4 पोर्शन है. कैसे? यहां पर एंगल 180 है, here it is 90. ठीक है, if the radius is r again, इस 1/4 सर्कल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, it will be 1/4 of B0.
ठीक है, ओरिजिनल जो वैल्यू थी उसको B0 से रिप्रेजेंट किया है। सो B इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 8R। ठीक है, तो जैसा भी सर्कुलर आर्क होगा हमारे पास, अकॉर्डिंगली हम इस रिजल्ट को यूज करके उस पोर्शन का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। मैं कुछ शेप्स आपके साथ शेयर करता हूँ थोड़ी देर में, पहले हम इसी को थोड़ा और आगे देखते हैं। इसमें कोई डाउट है? ना सपोज मेरे पास एक सर्कुलर आर्क है, इट इज नॉट गिवन ये 1/4 है या हाफ है या क्या है। वी हैव ए सर्कुलर आर्क। सपोज एक सर्कुलर आर्क है जिसका रेडियस है R, एंड इस सर्कुलर आर्क में करंट फ्लो कर रही है I। द सेंटर ऑफ द सर्कल इज O। जिस सर्कल का ये पार्ट है, तो इस O पॉइंट पे अब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? बेटा जो भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा एट द सेंटर, वो उसी B0 का कोई फ्रैक्शन होगा। जैसे अगर सेमी सर्कल होगा तो हाफ होता है, अगर क्वार्टर सर्कल होगा तो 1/4 होगा, अगर 1/8 पोर्शन होगा तो आपने क्या करना है बेटा, ये फाइंड आउट करना है, या ये गिवन भी हो सकता है कि ये एंगल अगर थीटा है, इस थीटा के कारण ये वाली आर्क हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ये थीटा एक्चुअली पूरे 360 का ही कोई फैक्टर होगा। कभी ये थीटा आपको डिग्री में दिया होगा, कभी रेडियन में दिया होगा। देखो क्या करना है, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0I/2R तो होता ही है, बट ये कौन सा फ्रैक्शन है दैट डिपेंड्स। इट विल बी लाइक दिस, θ/360, और V is equal to μ0I/2R into θ/2π। ठीक है, दैट डिपेंड्स। अगर थीटा रेडियन में गिवन होगा सो वी राइट θ/2π, और अगर थीटा डिग्री में होगा तो हम क्या लिखेंगे, θ/360। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास एक सर्कुलर आर्क है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज से 60 डिग्री। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? अगर ये पैरामीटर्स वैसे ही हैं, ये I और ये R, मैग्नेटिक फील्ड B वुड बी इक्वल टू μ0I/2R, जो कि एक कंप्लीट सर्कल का होता है, बट ये 60 डिग्री जो है ये पूरे सर्कल का 1/6 है। तो ऐसे लिखोगे तो 1/6 बन भी जाएगा, 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, राइट? सो इट विल बिकम μ0I डिवाइडेड बाय 12R। इस मैग्नेटिक फील्ड की जो यहाँ सेंटर पे है, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? So you have to see it is clockwise direction. So when it is clockwise direction, it is cross. क्योंकि जो clockwise current होती है, that produces a magnetic field which is inward. ठीक है, just remember the screw. The movement of the screw, the direction of this screw will give you the direction of magnetic field. Right hand screw rule इसीलिए बोलते हैं इसको। ठीक है बेटा, so सर्कुलर आर्क वाला पोर्शन हो गया। नाउ सपोज करें कि हमारे पास, ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ले रहा हूं पहले मैं, कुछ कोई सर्कुलर शेप एक नहीं, डिफरेंट रेडियस है उनके। ठीक है, ये दो सेमी सर्कल हैं। लेट द करंट इज I, ये सेंटर O है, सपोज ये रेडियस है A और दूसरे का रेडियस है B।
तो अब यहाँ O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। एक चीज देखना बेटा, ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं इनका यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये वही आ गया थीटा 0 और 180 वाला सिचुएशन। थीटा 0 है, थीटा 180, क्योंकि करंट ऐसी चली गई। ये है पॉइंट O। ठीक है, इन दिस सिचुएशन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी टोटल। बेटा अगर ये मेरे पास फर्स्ट, इसको बोल देता हूं और इसको सेकेंड बोल देता हूं मैं। स्ट्रेट लाइंस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आपने सिर्फ सेमी सर्कल्स का कंट्रीब्यूशन देखना है। ये सेमी सर्कल्स है। इस पहले वाले सेमी सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड अगर B1 है तो B1 होगा μ0I डिवाइडेड बाय 4a। फुल सर्कल का होता है ना μ0I बाय 2a, 2r, यहाँ रेडियस a है तो a लिखेंगे। और जो B2 है सेकेंड वाले का, दैट वुड बी इक्वल टू μ0I बाय 4b, μ0I बाय 4b। लेकिन देखो इस पार्ट में जो करंट की डायरेक्शन है, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट, तो क्लॉकवाइज करंट है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड, एंड इन दिस पोर्शन द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड। दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट है, इसलिए आपको देखना पड़ेगा दोनों में से कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा। एंड यू कैन सी हियर, जिसका ये डिनोमिनेटर छोटा है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, बताया था आपको। तो जिसका रेडियस कम होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। सो यहाँ बोलेंगे B1 is greater than B2, therefore resultant magnetic field intensity at point O is B equals to B1 minus B2. It means that B equal to μ0I by 4 1 by A minus 1 by B. This will be the result, this will be the answer. और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, दोनों में से बड़ा कौन सा है उसी की डायरेक्शन होगी। सो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, इसको नोट करें। एंड इसके साथ साथ एक और शेप दे रहा हूं मैं। ये एक सेमी सर्कल नहीं विजुलाइज हो रहा तो मैं फिर से बना। अगेन द रेडियस इज A एंड B, ये पॉइंट O है। नाउ टेल मी, पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए और वो भी कर लीजिए सॉल्व। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया बेटा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी इनसाइड, क्योंकि ये जो क्लॉकवाइज करंट है इसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बड़ा है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एज कंपेयर टू दिस एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का बाहर की तरफ है, जो बाहर की तरफ होगा उसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। आप ऐसे याद रखो, जैसे एक एरो है, इफ द एरो इज कमिंग टुवर्ड्स अस वी लुक इट एज ए डॉट। ठीक है, ऐसे डॉट दिखती है। एंड इफ द एरो इज गोइंग इनटू तो वी लुक्स लाइक ए क्रॉस। तो मैग्नेटिक फील्ड जो इनवर्ड होगा उसे क्रॉस से, और जो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा उसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बड़ा है, रिजल्टेंट ये आएगा एंड इट विल बी इनसाइड। एंड सिमिलरली देखो यहाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा, फिर इसका और इसका जीरो, ये भी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा। सो इस सिचुएशन में जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा
दोनों का इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड्स को ऐड कर देना है, और यहाँ आपको ये देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी B1 और B2 की डायरेक्शंस को, बिकॉज B1 अगर मैं यहाँ बोलूँ ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पोर्शन magnetic field will be mu 0 I by 4a. Second portion magnetic field will be mu 0 I by 4b. So this will produce clockwise current, inward magnetic field, again clockwise current, inward magnetic field. So both will be added, and so B equal to B1 plus B2, 1 by A plus 1 by B. ठीक है, ये आ गया. अगर हमारे पास दो सेमी सर्कल्स हैं, एक शेप और बना रहा हूं मैं. Now if we have a shape like अगर ये शेप है अपने पास, अब यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? करंट तो आई फ्लो कर रही है, ठीक है. ये जो छोटा वाला पोर्शन आपको दिख रहा है इसका रेडियस r, और ये जो बड़ा वाला पोर्शन दिख रहा है इसका रेडियस ले लेते हैं ट्वाइस r. करंट आई फ्लो कर रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O? चलो आप चेक करें बेटा, वी हैव डिफरेंट आंसर्स फ्रॉम डिफरेंट पर्संस. ये एक सर्कुलर पोर्शन है, एंड यहाँ ये दिख रहा है कि ये वाली लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री है. दैट मीन्स दिस सर्कुलर पोर्शन जिसका रेडियस r है, दिस इज एक्चुअली 1/4 ऑफ द सर्कल. तो इसको मैं अगर फर्स्ट बोल दूं और इस बाकी वाले को मैं सेकंड बोल दूं, आई विल से B इक्वल टू, पहले B1 लिख लेते हैं. B1 इक्वल्स टू म्यू 0 I, क्योंकि करंट I फ्लो कर रही है, म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 2r इंटू 90 बाय 360. ठीक है, नहीं तो हम सीधा 1/4 भी लिख सकते हैं. थोड़ा प्रैक्टिस करनी है बस आपको एंगल पता करने के लिए. सो B1 वुड बी इक्वल टू म्यू 0 I बाय 8r. मैग्नीट्यूड देखते हैं, ये मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन देखते हैं बाद में. फिर बेटा जो दूसरा वाला पार्ट है, एक तो ये वाला सर्कुलर पोर्शन आ गया. नाउ द रिमेनिंग सर्कुलर पोर्शन जिसका रेडियस 2r है, इसके कारण जो यहाँ एंगल बनेगा, देखो एंगल तो 360 होता है टोटल. अगर ये 90 इसने कंज्यूम कर लिया तो दिस विल बी 270. मतलब अगर ये 1/4 है तो ये 3/4 होगा. तो B2 बनेगा आपके पास म्यू 0 I बाय 2 इंटू 2r, बिकॉज इसका रेडियस 2r है, इंटू 270 डिवाइडेड बाय 360. सो दैट वे आपका जो B2 होगा वो आ जाएगा म्यू 0 I बाय 2 2 4r इंटू 3/4. ठीक है, दिस इज 1/4, दिस इज 3/4. तो B2 विल बी इक्वल टू 3 म्यू 0 I बाय 16r. ठीक है, डायरेक्शन देखो, ये करंट की क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. इसका भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट और इसका भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट. तो टोटल जो होगा B will be equal to B1 plus B2 mu naught I by 8r, then 3 mu 0 I by 16r. तो आप इसको लिखोगे, ये बनेगा 5 mu 0 I डिवाइडेड बाय 16r.
ये देखो आपका ये आंसर है या नहीं, और डायरेक्शन इनवर्ड ही होगी। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं सारे मिलके। फिर से देख लो बेटा, ये 1/4 सर्कल है क्योंकि ये एंगल 90 है। इट इज क्लियर फ्रॉम द सिमेट्री ऑफ द डायग्राम लाइक दिस, ये दोनों लाइंस ऐसे हैं। सो दिस इज 1/4 पोर्शन। तो इस 1/4 पोर्शन का रेडियस r गिवन है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पूरे सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0I/2r। बट दिस इज 1/4, 90/360, 1/4, इट बिकम्स μ0I/8r। सेकेंड पार्ट जो है ये वाला है वो, देखो इन स्ट्रेट लाइंस का फिर से कंट्रीब्यूशन नील है, बिकॉज इसके लिए एक्सिस पे ही है। μ0I, अब सेकेंड पार्ट जो है इसका रेडियस r नहीं है, इसका रेडियस तो 2r है। सो 2 × 2r, देन 270/360, 270/360, बिकॉज ये पूरे सर्कल, पूरा सर्कल अगर बड़ा वाला कंप्लीट करते तो ऐसा होता ना, बट यहाँ इतना पोर्शन मिसिंग है। अगर ये पोर्शन कंप्लीट होता तो ये आता 360/360, बट दिस इज 75%, 1/4 पोर्शन इज मिसिंग, और बेटा 3/4 जो है वो 75% ही होता है। सो दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, सो दैट इज व्हाई we'll add them, μ0I/8r, 3 μ0I/16r will be added, और रिजल्ट बनेगा 5 times μ0I/16r। ठीक है, फिर से देख लेना, नहीं आएगा तो यू कैन सी द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। नाउ टेल मी व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड हियर एट पॉइंट O। इसमें क्या गिवन है देखो, ये जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस r, सेमी सर्कल नहीं आर्क जो है, देन दूसरे वाले का रेडियस 2r, देन तीसरे वाले का रेडियस है 3r। What is magnetic field intensity at O? O is their common center, means अगर ये सर्कल कंप्लीट होगा इसका रेडियस r, ये सर्कल कंप्लीट करोगे रेडियस 2r, ये सर्कल कंप्लीट करोगे रेडियस 3r। ये दोनों एक्सिस पे हैं, ये भी एक्सिस है। स्टार्ट फ्रॉम हियर, एंगल इज 60 डिग्री फॉर ऑल। नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O? So this is first, second, थर्ड। स्ट्रेट लाइंस के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। B1 will be equal to μ0I/2 into 3r into 60/360. So B1 will be equal to μ0I/3 to the 6r into 1/6। B1 बन गया μ0I/36r। B2 होगा μ0I/2 into 2r, क्योंकि इसका रेडियस 2r है, into 1/6। So that would be μ0I/24r। B3 होगा μ0I/2r into 1/6। So that will be equal to μ0I/12r। B1, B2 और B3, बेटा जो B1 है इसमें करंट की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। B2 में करंट की क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, आपको डायरेक्शन देखनी है, ये क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड होगा, और उसके बाद फिर से एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो आउटवर्ड होगा। देखो B1, B2, B3 आपके सामने, जो अब B1 और B3 है इनकी तो सेम डायरेक्शन है, ये इनवर्ड है, ठीक है। और B2 जो है, R यहाँ नीचे आएगा ना, B2 जो है आउटवर्ड है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, पहले इन दोनों को ऐड करके ये माइनस कर दो, ऐसे कर दो सिंपली, μ0I/36r माइनस μ0I/24r प्लस μ0I/12r। So we can take this μ0I divided by 12r, ले लो ना कॉमन, it will be 1/4 minus 1/2 plus 1। ठीक है बेटा, रिजल्ट विल बी μ0I/12r into 1 plus 1/4 हो गया 5/4 minus 1/2। सो रिजल्ट आ गया μ0I/12r into
10 minus 4 is 6/8. ये आपका फाइनल आंसर है। म्यू 0 I by 6 to the 12 16 R। चेक करो इसको। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। इस पहले वाले का रेडियस 3R है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू 0 I by 2 into 3R 60/360। दूसरे वाले का म्यू 0 I by 2 into 2R 1/6, ये वही है 60/360। देन जो सेम डायरेक्शन में है, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट, तो इन दोनों का 1 और 3 के मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन है, सो दे आर एडेड। 2 का जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि इसमें तो क्लॉकवाइज करंट है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज। इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है, इनके लिए एक्सिस पे है। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिए, एक बार चेक कर लो कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इट विल बी म्यू सर हाँ जी बोलो। जब 12 को कॉमन लेंगे तो 36 की जगह 3 आ जाएगा ना? सॉरी, 1/3 मैंने 48 की जगह कर दिया, 1/3 आ जाएगा ये। सो 1/3 आएगा तो इट विल बी 4/3। 1 + 1/3 क्या हुआ? ऐसे ही आएगा ना, 12 3s are 36, 4/3 minus 1/2, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा? म्यू 0 I by 12R into 8 minus 3, 5/6। 5 म्यू 0 I divided by 72R। अभी ठीक है, बोलो। यस सर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस और मैं शेयर करता हूं, आप बैठ के कर लो। दिस वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो उसी के बेसिस पे सेमी सर्कल, सर्कुलर आर्क, 1 2 या 3 सर्कुलर आर्क्स का मैग्नेटिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपको डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो याद रखनी है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ विल हैव क्लास ऑन Thursday. Tomorrow will be a holiday and we'll celebrate Eid tomorrow. Thank you.